तो राधे राधे साथियों, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। और कौन सा महीना, इसमें मई महीना हम स्टार्ट कर रहे हैं। मई महीने का ये हमारे पहले वाले वीक का पहला वाला पार्ट होगा। 4 दिन हम इसमें कवर करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले ये अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न आ गया। अच्छा प्रश्न है, देखो क्या है। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा आलोक जोशी को। तो अगर आलोक जोशी की बात करते हैं तो ये पूर्व रॉ प्रमुख है और अभी इन्हीं को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक बुक है जिसका नाम है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इस बुक को किसने लिखा है, लेखक कौन है? तो दोनों ने लिखा है इसको। उपयुक्त दोनों आंसर होगा अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने। तो याद रखना, इस बुक को श्रीनिवास रामानुजन जी के ऊपर लिखा गया है। उनकी लाइफ, उनके मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन पर यह बुक आधारित है। और जो एस रामानुजन थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। वे भारत के एक महान मैथमेटिशियन थे। आपको पता है उनकी जयंती को यानी कि 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि अभी विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का भी अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा खुनयिंग पटामा को। ये एक महिला है और कहां से बिलोंग करती है अगर बात करें तो ये थाईलैंड से बिलोंग करती है। इस पद पर आने वाली ये दूसरी महिला है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अभी नई प्रेसिडेंट बन गई है, खुनयिंग पटामा इनका नाम है। थाईलैंड से है, इस पद पर आने वाली दूसरी भारतीय है। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की स्टैटिक और देख लो। जैसे स्थापना होती है 1934 में और हेडक्वार्टर मिलेगा कोलालमपुर मलेशिया में। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ऑप्शन भी आप एक बार देख सकते हो। क्रिस्टी कॉवेंट्री की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और ये किस देश से बिलोंग करती है? तो जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है। शर्ली बॉचवे की बात करें तो राष्ट्रमंडल राष्ट्र कॉमनवेल्थ नेशंस का महासचिव इनको बनाया गया था और ये घाना देश से बिलोंग करती है। पहली अफ्रीकी महिला आप इन्हें कह सकते हो इस पद पर आने वाली। और नागोजी ओंकाजाईवेला को तो आप सभी जानते हो, नाइजीरिया से है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड है ये। ठीक है, तो सारे नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सिप्री की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 और इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है। सिप्री की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सैन्य खर्च के ऊपर ये रिपोर्ट है कि कौन सा देश अपने मिलिट्री के ऊपर कितना खर्च करता है। तो इसमें पहले स्थान पे अमेरिका, ये सबसे ज्यादा खर्च करता है अपनी मिलिट्री के ऊपर। फिर चाइना, रशिया, जर्मनी और भारत 5वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले साल यानी कि 2024 को लेकर के ये रिपोर्ट है ना, तो 86.1 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री पर खर्च किया है। और इस लिस्ट में अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो यह भी हमसे हार गया है। आपने देखा, जैसे ही अपने बिल से निकलता है हम इसको कुचल देते हैं, जैसे ही बिल से निकलता है हम कुचल देते हैं। तो इसने हार मान ली। इस लिस्ट में ये 29 नंबर पर है। इसने 10 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री पर खर्च किया, लेकिन वो भी क्यों खर्च किया? मत करता, वो वेस्ट गए इसके। इसे तो रोटी पानी पे खर्च करता काम आते। और आपको बता दूं, याद होगा सिप्री ने अभी विश्व में सबसे बड़े हथियार आयातक देशों की भी लिस्ट जारी की थी। उसमें बताया था सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करता है यूक्रेन और उसके बाद दूसरे स्थान पे इसने भारत को रखा था। सबसे ज्यादा भारत अपने हथियारों को किस देश से मंगाता है? याद रखना, रशिया से। और सबसे ज्यादा बेचता कौन है? अमेरिका बेचता है, लेकिन हम सबसे ज्यादा खरीदते रशिया से है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा कि प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन, लेकिन एक बार जान लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अभी ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए भी 27 उपग्रहों का पहला बैच अभी लॉन्च किया। किसने किया? अमेजॉन ने। अमेजॉन ने अभी 10 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट कुइपर की शुरुआत करते हुए अभी 27 सैटेलाइट्स के पहले बैच को लॉन्च कर दिया है क्या प्रोजेक्ट कुइपर? यूं समझ लो आप, जिस तरह से आप जानते हो एलन मस्क की जो कंपनी है, कौन सी? स्पेस एक्स। ठीक है, जो कि स्पेस के क्षेत्र में काम करती है और इसी ने ही स्टार लिंक को लॉन्च किया था। स्टार लिंक है क्या? तो ये एलन मस्क का एक इंटरनेट प्रोजेक्ट है आप कह सकते हो, जिसके तहत उसने अर्थ की लोअर अर्थ ऑर्बिट पे हजारों की संख्या में सैटेलाइट को स्थापित किया हुआ है और उसके जरिए वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अभी भारत ने भी, हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स ने, भारत ने भी इसको मंजूरी दे दी है। अभी जियो एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया कि भैया यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड कराओ आपके थ्रू। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो उसी की फील्ड में आकर के कंपटीशन कर रहा है अभी अमेजॉन।
और जिस तरह से स्पेस एक्स ने या एलन मस्क ने ये स्टारलिंक नाम से एक इंटरनेट प्रोजेक्ट शुरू किया, उसी तरह से अमेजॉन भी इसी फील्ड में उतर रहा है। ये भी अब जैसे इसने शुरुआत में कहा ना कि 27 सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दिए हैं धीरे धीरे। ये कह रहा है कि भविष्य में लगभग 3,500 के आसपास सैटेलाइट हम स्पेस में स्थापित करेंगे और फिर इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। जो काम ये कर चुका है अब ये करना शुरू कर रहा है, इसको कंपटीशन दे रहा है और इसके प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट कूपर है। बस इतना सा याद रखो। उसका नाम है, एलन मस्क वाले का नाम है स्टारलिंक, और अमेजन वाले जेफ बेजोस भैया का नाम, इसके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट कूपर है। भाई अमेजन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो, पूछा जा सकता है कि अमेजॉन ने ये जो 27 सैटेलाइट का पहला बैच लॉन्च किया है किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसे एटलस वी रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अमेजॉन के प्रेसिडेंट और सीईओ का नाम भी याद रखना, एंडी जेसी है। किसकी जैसी है? एंडी जेसी। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? मई की 1 तारीख को, यानी कि 1 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। और वैसे 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी कौन बन गए हैं? तो याद रखेंगे आप, नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने एसपी धारकर का स्थान लिया है। तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ये अभी भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं, इतना आपको याद रखना है। हमारी जो बाकी दोनों सेनाएं हैं जैसे कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इसके वाइस चीफ कौन है वो भी देख लो। एनएस राजा सुब्रमणी ये इंडियन आर्मी के वाइस चीफ हैं, और के स्वामीनाथन या कृष्ण स्वामीनाथन ये इंडियन नेवी के वाइस चीफ हैं। और आज हमने देखा भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बन गए हैं नर्मदेश्वर तिवारी। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह है। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 20वें एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को। अच्छा, पहले हम बात कर लें कि ये जो एशियन गेम्स हैं ये पहली बार कब हुए थे? 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। भारत, याद रखना, इसको 2 बार होस्ट कर चुका है। एक तो जो शुरुआत का एडिशन है वो भारत में हुआ था नई दिल्ली में, और जो 1982 में 9th एडिशन हुआ था वो भी भारत में हुआ था नई दिल्ली में। और उस समय इसका मैस्कॉट शुभंकर था अपू। मैस्कॉट रखने की शुरुआत तभी से हुई थी। और अभी जो लास्ट एडिशन 19 हुआ 2022 में हुआ था चाइना में, उसमें भारत ने 107 मेडल जीते थे और 4थी रैंक पे रहा था। तो अब इसका जो भाई अगले 4 साल में होते हैं ना, तो अगला जो होगा 20वां संस्करण 2026 में होगा जापान में, जापान के आइची और नगोया में होगा। और इसमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को पहली बार इन खेलों में शामिल किया जाएगा, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वैसे आपको पता है ओलंपिक में, किसमें? अभी जो समर ओलंपिक होंगे 2028 वाले, कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में। उसमें दूसरी बार क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। आपसे मेरा प्रश्न फिर से ये रहेगा, पहली बार क्रिकेट को कब इसमें शामिल किया गया था, बताइए। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जो पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अभी हुई थी, कहां पर हुई थी ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा अम्मान में हुई थी। पहली बार हुई थी इसलिए प्रश्न हम कर रहे हैं इसको। तो पहली बार हुई ये एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर? अम्मान जॉर्डन में हुई थी 17 अप्रैल से 1 मई तक। और इसमें भारतीय मुक्केबाजों ने टोटल बात करें दोनों को मिला करके तो टोटल 43 मेडल जीते, जिसमें से 15 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 22 ब्रोंज हैं। अलग अलग कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं हमारे पास कितने कितने मेडल आए, लेकिन टोटल अगर मेडल लिस्ट की बात करते हैं तो भारत में आप देखोगे भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ है, जिसमें 15 गोल्ड हमारे पास है, 6 सिल्वर है और 22 ब्रोंज है, टोटल 43 मेडल के साथ। पहले स्थान पे कजाकिस्तान है, दूसरे पे उज्बेकिस्तान है। इसका आयोजन किया था एशियन बॉक्सिंग ने, जिसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछे भी 1 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में किया है। वेव्स समिट कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जब भी हम करंट अफेयर्स में समिट्स का रिवीजन करते हैं तो आखिरकार इसका आयोजन हो गया। वेव्स का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ये भारत में अपनी तरह का पहला सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। और मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और यहाँ पे भारत पवेलियन की थीम क्या थी? कला टू कोड। ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? मुंबई में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? तो आप सभी इसका आंसर सही से लगा पाओगे, आरबीआई इसका आंसर होगा।
और अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी आरबीआई ने सभी बैंकों, वित्तीय बैंकों या जो भी रेगुलेटरी संस्थाएं हैं उनको 1 मई से प्राधिकरण लाइसेंसिंग या अनुमोदन यानी कि अथॉरिटी लाइसेंसिंग या फिर अप्रूवल से जुड़ा कोई भी आवेदन अगर वो जमा करते हैं तो प्रवाह पोर्टल के थ्रू ही जमा करें, ऐसा आरबीआई ने कहा है। उद्देश्य क्या है? एकल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म प्रदान करना। तो अभी आरबीआई ने सभी रेगुलेटरी जो भी बॉडीज है उनको तेज प्रोसेसिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग करने का निर्देश दिया है, अनिवार्य कर दिया है कि इसके लिए आप प्रवाह पोर्टल का ही इस्तेमाल करेंगे अगर आपको कोई भी आवेदन जमा करना है। तो प्रवाह की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एंड एप्लीकेशन वैलिडेशन ऑथराइजेशन। और आपको याद होना चाहिए ये प्रवाह और सारथी पोर्टल के लिए ही आरबीआई को यूके में लंदन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तब हमने प्रवाह पोर्टल के बारे में खूब पढ़ा था, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं एक्सियोम स्पेस का सीईओ भी किसे नियुक्त किया गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि इसके सीईओ बनने वाले एक भारतीय हैं, नाम है तेजपाल भाटिया। एक्सियोम स्पेस ये अमेरिका की ही एक स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी है और उसी ने भी भारतीय मूल के तेजपाल भाटिया को अपना सीईओ बनाया है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम आप ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भैया, ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा अभी किसने शुरू की है? तो आंसर क्या होगा इसका? इंडिया पोस्ट ने। तो अभी भारत सरकार ने इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से नई एक पोस्टल सर्विस शुरू की है जिसका नाम है ज्ञान पोस्ट। और इसको शुरू करने का उद्देश्य है एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस और सोशल बुक्स को पूरे भारत में कम खर्चे पर भेजना। जैसे कि अगर स्कूल की टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाली जो बुक्स होती हैं, रिलीजियस या कल्चरल बुक्स होती हैं, अगर आप उसको मंगवाते हो तो कम खर्चे में वो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन बिजनेस या मार्केटिंग वाली जो बुक्स होती हैं उसको इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा, उसके लिए जो चार्ज लगते हैं वो लगेंगे, लेकिन इनके लिए कम खर्चे में वो बुक आप तक पहुंचा दी जाएगी। इंडिया पोस्ट की बात करते हैं, स्थापना होती है 1854 में, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया। अगला देखते हैं। तो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम पोर्ट का उद्घाटन अभी कहां पर किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल में किया है। तो ये बात है अभी 2 मई की। 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और वहीं पर अभी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम पोर्ट का अभी उद्घाटन किया है। और इस पोर्ट को 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो अब इसके बनने से कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी। और याद रखना ये प्राकृतिक रूप से गहरा पोर्ट है, गहरा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। और इसका संचालन कौन करेगा? अडानी ग्रुप करेगा। तो इतना सा आप ध्यान में रखना। विजिंगम पोर्ट कहां पर है? केरल में है। क्या यूं कहूं कि ये भारत का गहरे पानी का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। प्रश्न में पूछ रहे हैं आखिरी बार जाति आधारित जनगणना ये कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 में। जो भी इससे संबंधित फैक्ट्स है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अगर शुरू से बात करें, हमारी जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1972 में होती है। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। पर दशक के आधार पर जनगणना ये शुरू होती है 1881 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन। और 1881 से लेकर 1931 तक जो जनगणना होती थी वो जातिगत जनगणना हुआ करती थी। अंतिम बार जो जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। और उसमें बताया था कि हमारे यहाँ पे जो जातियां हैं वो कितनी है? 4147 है। फिर आपको बताया 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था जिसके कारण जनगणना अधूरी रह गई थी और फिर 1947 में हम आज़ाद हो गए थे। फिर 1948 में जनगणना अधिनियम यानी कि एक्ट आया और 1951 की जनगणना में जातिगत आंकड़े पेश नहीं किए गए। इसका कारण बताया गया कि ऐसा करने से जातिगत विभाजन भारत में हो सकता है। फिर अभी जो लास्ट हुआ था 2011 में, उसमें कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना तो करवाई थी पर उन्होंने कहा कि आंकड़ों में जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है उसमें एरर हो सकती है और ये कह करके उसे सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में जातियां आई थी। तो उन्हें लगा कि एरर है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है देवा, कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने इसे प्रस्तुत नहीं किया। और अभी 30 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है और अब इसके जो आंकड़े हैं 2026-27 में इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो प्रश्न तो ये पूछा था कि अभी मंजूरी दे दी है
जातिगत आधारित जनगणना के लिए। आखिरी बार जातिगत जनगणना कब हुई थी वो हमने देख लिया, 2031 में हुई थी। और बाकी सारा जो भी इससे संबंधित डेटा है मैंने आपको बता दिया, जो भी प्रश्न बने वो आप कर सकते हो। चलो आप मुझे बताओ अभी कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले जातिगत जनगणना की शुरुआत की है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व ट्यूना दिवस। ट्यूना एक प्रकार की मछली है, उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 मई को, 2 मई आंसर होगा इसका। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है। तो आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश ने। तो याद रखना अभी मध्य प्रदेश ने भारत में पहली बार एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, वन संरक्षण में सुधार करना। तो ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई और वन क्षेत्र में अन्य परिवर्तनों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करेगी। जब भी इस तरह की कोई घटना होगी, जैसे कि वनों की कटाई हो रही है, भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है या वन क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसका पता लग जाएगा। तो इस तरह से ये भारत में पहली बार एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली है, जिसको शुरू किया गया अभी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश कौन सा है। तो आंसर इसका हो जाएगा सूडान। तो रिपोर्ट का नाम फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट है, इसको जारी किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और ये रिपोर्ट क्या बताती है कि किसी भी देश का लोन टू जीडीपी जो रेशो है वो कितना है। इससे ये पता लगता है कि उस पर ऋण का भार कितना है, कितना उसने लोन ले रखा है। ठीक है, तो इस मामले में पहले स्थान पर सूडान है। इसका लोन या डेब्ट बोल दो या लोन बोल दो, लोन टू जीडीपी जो रेशो है वो कितना है, ये है 252%। ये परसेंट में दे रखा है, रेशो निकाल सकते हैं ना, 252 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो रेशो आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका जीडीपी 100 है तो इसने कितना लोन लिया हुआ है, 252 रुपीज का, ऐसे मान लेते हैं 100 रुपए का इसका जीडीपी है, तो 252 रुपीज का इसने लोन ले रखा है। तो इसी तरह से बाकी अगर और भी देशों को हम देखेंगे तो इस तरह से भारत की जो रैंकिंग है इस पूरी लिस्ट में 31 पे है। और इसका जीडीपी लोन टू जीडीपी रेशो कितना हो जाएगा भारत का, अगर बात करें तो वो 80% है। इसको अगर खोल के देखोगे तो ऐसे आएगा नजर आपको, 100 रुपये हमारा जीडीपी है तो हमने लोन ले रखा है 80 रुपये का। उसी तरह से चाइना इसमें 21वें स्थान पर है, इसका लोन टू जीडीपी रेशो है 96%। जिसका सबसे ज्यादा है उसको रैंकिंग अच्छी मिली हुई है, मतलब जो इसमें टॉप पर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा लोन है, इसका कहने का मतलब ये हो गया। और हमारा टारगेट क्या है कि हम इसे हमारा जो 80% है हम इसे 50 ±1% पे लेकर के आए। अच्छा, यहाँ पे तो बात सूडान की हो रही है, तो सूडान एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मैप में सूडान, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है। खार्तूम इसकी कैपिटल होती है, सूडानीज पाउंड यहाँ की करेंसी हो गई। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कार्बन को समुद्र से अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करने वाला एक प्रोजेक्ट सी क्योर किसने शुरू किया है। तो इसको शुरू किया है इंग्लैंड ने। तो सी क्योर प्रोजेक्ट है, अभी इसको इंग्लैंड ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि ये समुद्री जल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेंगे ताकि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की जो समुद्र की क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। कार्बन सिंक यानी कि एनवायरमेंट से, वातावरण से कार्बन को सोखने की जो समुद्र की क्षमता है। ठीक है, तो इसी के लिए इन्होंने सी क्योर परियोजना को शुरू किया। किसने? इंग्लैंड ने, याद रखना। और इनका टारगेट भी है, टारगेट भी रखा है इन्होंने। क्या टारगेट रखा है भैया? 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष समुद्र से इनको हटाना है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये कब मनाया जाता है? हर साल 3 मई को मनाया जाता है। और थीम है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। और एक नेशनल प्रेस डे भी याद रखना, 16 नवंबर को होता है। फिर अगले में पूछ रहे अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा अमितेश कुमार सिन्हा को बनाया गया है। तो अमितेश कुमार सिन्हा अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का इनको नया सीईओ बनाया गया है। उन्होंने सुशील पाल का स्थान लिया है। और बात करें अगर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की, तो इसकी शुरुआत होती है 2021 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, जिसका उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक तरह की रैंकिंग है, इंडेक्स है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025। और इसके अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़ने में भारत कौन से स्थान पर है? भारत इसमें 4थे स्थान पर है। तो रिपोर्ट हमने देख लिया, ग्लोबल
विंड रिपोर्ट 2025 से बात करोगे, जारी किसने किया? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इसको जारी किया। क्या बताया इसमें? इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में अभी 117 गीगावाट नई विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड हुई है, और इससे अब टोटल जो कैपेसिटी है, विंड एनर्जी कैपेसिटी, वो कितनी हो चुकी है पूरी दुनिया में? 1136 गीगावाट हो चुकी है। तो इसमें सबसे टॉपर कौन है? चाइना है। टॉपर होने का मतलब हो गया चीन ने सबसे ज्यादा विंड एनर्जी को ऐड किया है। कितना? 79.8 गीगावाट विंड एनर्जी को इसने ऐड किया है। उसके बाद अमेरिका, जर्मनी और भारत इसमें चौथे स्थान पर है। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इसको जारी किया। ये एक ट्रेड एसोसिएशन है जो विंड एनर्जी के क्षेत्र में काम करता है, जिसका मुख्यालय आपको लिस्बन, पुर्तगाल में मिलेगा। भारत में विंड एनर्जी के मामले में गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सबसे आगे, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है ये भी, कि अभी केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? परसेंट के फॉर्म में प्रश्न पूछ लिया तो आंसर हो जाएगा इसका 4.41%। तो अभी केंद्र सरकार ने गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य, जिसको आप शॉर्ट में एफआरपी बोलते हो या अंग्रेजी में फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसको 2025-26 सीजन के लिए 4.41% से बढ़ा करके 355 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पहले 340 रुपए था। अच्छा, एफआरपी होता क्या है? इसको आप ऐसे समझ पाओगे जैसे कि एमएसपी के बारे में आपने सुना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो किसान होते हैं उनकी जो फसल होती है वो मार्केट में पहले बेच दो अपने हिसाब से, अगर उन्हें अच्छा प्राइस मिल रहा है तो बेच दो, लेकिन मार्केट में अगर अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो फिर वो सरकार को इसे एमएसपी के रेट में बेच सकते हैं, जो भी सरकार ने डिसाइड की होती है। ठीक है। तो ये तो फसलों के लिए होता है। उसी तरह से गन्ने की फसल के लिए एमएसपी नहीं होता, एफआरपी होता है। गन्ना किसान अपने हिसाब से जहां बेचना है वहां बेच दें, अच्छी रेट उन्हें मिल रही है, बढ़िया आराम से बेचें। लेकिन मान लो अगर मार्केट में उनको रेट नहीं मिल रही है तो फिर वो सरकार को अपने गन्ने बेच सकते हैं इस रेट पे, जिसे एफआरपी कहते हैं। मतलब गन्ने के लिए एफआरपी होता है, बाकी फसलों के लिए एमएसपी होता है, ऐसे आप समझो। और डिसाइड कौन करता है कि कितनी किसकी क्या रेट रहेगी? तो इसको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी, जिसे आप शॉर्ट में जानते हो, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर केंद्र सरकार तय करती है। और ये जो सीएसीपी है इसको किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1965 में स्थापित किया गया, गठित किया गया था। अच्छा, गन्ने के टॉप 5 उत्पादक देशों में बात करेंगे तो पहले पे ब्राजील है, फिर भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान हो गए। और चीनी जो टेबल शुगर हो गई, जो चीनी हम रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, घोल घोल करके पीते हैं, उस चीनी की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में टेबल शुगर कहते हैं। इसके शीर्ष उत्पादक देश में ब्राजील हो गया, भारत हो गया, फिर भारत है ना, पहले पे ब्राजील फिर भारत है। और अगर भारत के अंदर बात करें, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये उत्तर प्रदेश है, और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर है। तो सीएसीपी या एफआरपी और एमएसपी दोनों की सिफारिश करता है सरकार को। और जो एमएसपी है, जो मैंने आपको बताया था, वो 22 फसलों पे निर्धारित की जाती है, और गन्ने के लिए एफआरपी होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 22 फसलों में आप अनाज में ये देख लोगे, गेहूं, धान, जौ, बाकी दालें, तिलहन, वाणिज्य, ये सब एमएसपी के अंदर आती है, और गन्ने के लिए एफआरपी आता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो 3 पॉइंट या 2 पॉइंट आप याद रखें। कितना कर दिया एफआरपी? 355। कितना था पहले? 340 था। कितने रुपए बढ़ा दिए इसमें से? इसको माइनस कर दोगे, आ जाएगा 15 रुपए बढ़ा दिया, 15 ही बढ़ा ना, 340 से 355 हो गया। और कितना परसेंट में पूछेंगे तो 4.41%। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है। अभी भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक के रूप में प्रसिद्ध कौन व्यक्ति थे जिनका भी निधन हो गया? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल। तो भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक के रूप में प्रसिद्ध थे डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलरिकल, और अभी 1986 में भारत की, और आपको बता दूं कि उन्होंने 1986 में भारत की पहली एंजियोप्लास्टी सर्जरी की थी, और इनका जन्म केरल में हुआ था। पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान, सन 2000 में मिल चुका है। डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार 1996 में इनको मिल चुका है, और अभी इनका निधन हो गया। तो याद रखना, भारत की पहली एंजियोप्लास्टी सर्जरी करने वाले डॉक्टर कौन थे जिनका भी निधन हो गया? डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल थे। क्या होता है एंजियोप्लास्टी के बारे में अगर एक लाइन में आपको बताऊं तो एक तरह की चिकित्सा पद्धति हो गई है जिसका उपयोग धमनियों को खोलने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार अंगोला को उसके रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए कितना ऋण प्रदान करेगा? तो आंसर हो जाएगा $200 मिलियन। तो भारत ये अंगोला देश को उसके सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन के लिए $200 मिलियन का ऋण देगा, लोन देगा। और अभी ये घोषणा कब हुई थी? जब अंगोला के जो राष्ट्रपति हैं जाओ मैनुअल गोंजाल्वेस ये भारत आए थे,
तभी ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। और 38 सालों के बाद अंगोला का कोई राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर अभी आया था। और ये और पॉइंट याद रखना कि जब ये भारत आए तो इसी दौरान अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 123वां देश भी बन गया। अंगोला एक बार मैं आपको मैप में दिखा दूं, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट हो गया, ये अंगोला यहाँ पे हो गया। लुआंडा इसकी कैपिटल होती है, अंगोलियन क्वांजा यहाँ पे करेंसी हो गई है इसकी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत इसमें 151 नंबर पर है। हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, जिसको जारी करता है कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। भारत इसमें 151 नंबर पर है। टॉपर इसमें नॉर्वे है, लगातार 9वें साल टॉपर नॉर्वे है। सबसे आखिरी 180वें स्थान पर एरिट्रिया है, ठीक है, और भारत 151 नंबर पर है। बस इतना सा ध्यान रखो। कौन सा इंडेक्स है, कौन जारी करता है, ये जरूर याद रखना। भारत की रैंक टॉप पर कौन है, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला नहीं है, हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। और मैंने आपको बताया था ये हमारे मई मंथ के पहले वाले वीक का पहला वाला पार्ट है। इसमें हम 4 दिवस कवर कर रहे हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। बाकी इसकी क्विज आप लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ पर मिलेगी क्विज, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वाले पार्ट के साथ में, जब तक राधे राधे।